हेलो हेलो हेलो। सबको मेरा नमस्कार है सर, प्रणाम है, गुड मॉर्निंग करते हैं। कुछ बच्चे लिख रहे हैं कि कॉलिंग टीम फोन नहीं उठाते। कॉलिंग का टाइम है सर 8 बजे से लेकर 5 बजे तक। आप कह दीजिएगा तो हम नहीं मान लेंगे कि कॉलिंग टीम कॉल नहीं उठाती, इसलिए कि मेरे ऑफिस के ठीक सामने कॉलिंग टीम का ये है, ऑफिस है। और समझिए कि एक एक बच्चा जो का कॉल उठता है, वेटिंग जाएगा तो ही नहीं उठेगा, नहीं तो कॉल अगर आपका रिंगिंग में रहेगा तो एकदम उठेगा, नहीं उठने का कोई बात नहीं है विकास जी। लेकिन फिर भी अगर आपके ग्रीवांसेस है तो आप अपने नंबर्स दीजिए, हम इधर से हम कॉल कर लेंगे सर। आइए सर इधर। हेलो। क्लास में। हेलो। आइए सर हम इधर करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी इज अ बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा और पूरा डिटेल में हम आपको इसको पढ़ा देंगे। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्री मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, और सिटी मतलब होता है फ्लो। इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है उसी को हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है उसी को हम क्या कहते हैं सर? इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिसिटी। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रॉन का फ्लो इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। अब इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन सर आवेश है। आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश, एकदम आराम से समझिएगा सर, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। एक धनावेश और दूसरा ऋणावेश। देखिए हमने कहा आवेश दो प्रकार का, एक धन आवेश और दूसरा ऋण आवेश। धन आवेश दैट इज पॉजिटिव, प्रोटॉन, और ऋण आवेश दैट इज इलेक्ट्रॉन। ये जो धन और ऋण शब्द का प्रयोग सर पहली बार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था आवेश के लिए। आवेश को उन्होंने दो भागों में बांटा, एक धन और दूसरा ऋण। और ये प्रयोग, सबको गुड मॉर्निंग है सर, ये प्रयोग सबसे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, ध्यान दीजिएगा सर, इलेक्ट्रॉन पर अगर आप पढ़े होंगे सर, परमाणु, तत्व का सूक्ष्मतम कण परमाणु कहलाता है। अगर आप केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो जरूर पढ़े होंगे, तत्व का सूक्ष्मतम कण परमाणु कहलाता है। और परमाणु के नाभिक में होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है सर इलेक्ट्रॉन। नाभिक में कौन होता है सर? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है सर कौन? इलेक्ट्रॉन। नाभिक में होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, और इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है सर कौन? इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब मामला क्या है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इसमें होता है और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन पर एक यूनिट का ऋण आवेश होता है जो होता है -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। अब प्रोटॉन पर एक यूनिट का धन आवेश होता है जो होता है +1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। इलेक्ट्रॉन पर एक यूनिट का ऋण आवेश होता है -1.6 इंटू 10 -19 कूलम। प्रोटॉन पर एक यूनिट का धन आवेश होता है +1.6 इंटू 10 -19 कूलम। ये दोनों पर आवेश का परिमाण समान होता है लेकिन दिशा विपरीत होता है, एक पर माइनस होता है तो एक पर प्लस होता है। और आवेश के लिए धन और ऋण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया। अब सर देखिए उन्होंने क्या किया, आप कभी कभी देखे होंगे सर, ऐसे बाल पे रगड़ के ऐसे से सटाते होंगे, ऐसे से रगड़ते होंगे और ऐसे से सटाते होंगे। व्हाट इज दैट? क्या है वो? इसको हम स्थैतिक विद्युत कहते हैं। और जो गति में सर बिजली आपका पोल पे दौड़ता है उसको गतिज विद्युत कहते हैं। जितना रगड़ने वाला है ना उस सबको स्थैतिक विद्युत कहते हैं या घर्षण विद्युत कहते हैं। घर्षण ऐसे ऐसे करते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। चूंकि ये लॉस करता है तो ग्रहण करने की कैपेसिटी रखता है, इसीलिए कागज को अपनी ओर ग्रहण करता है। नहीं समझे? जैसे हमने बाल में ऐसे से रगड़ा तो ये इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, ये इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, तो जैसे इसको कागज के पास ले जाते हैं, त्याग किया तो कागज से ग्रहण करने की कोशिश करता है और अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो कहते हैं आपको क्वेश्चन आएगा, सर्वप्रथम थेल्स नाम का एक वैज्ञानिक था। क्या नाम था सर? थेल्स नाम का एक वैज्ञानिक था जिसने वस्तुओं को पहली बार आवेशित किया। उसने कहा कि अगर कांच के टुकड़े को
अगर कांच के टुकड़े को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाए तो कांच का टुकड़ा इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा और रेशम का कपड़ा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। जो त्याग करेगा उस पर धन आवेश और जो ग्रहण करेगा उस पर ऋण आवेश। ये तो नॉर्मल फेनोमेनन है, आप भी जानते होंगे। जो त्याग करता है, जैसे आप अगर पैसे का त्याग किए हैं तो आप धन आवेशित हुए, हमने ग्रहण किया, हम ऋण आवेशित हुए। ज्ञान हमने त्याग किया और आपने ग्रहण किया, तो उस मामले में हम धन आवेशित हुए और आप ऋण आवेशित हुए। कहने का मतलब यह हुआ कि एक धन और ऋण का जो मामला है, जो त्याग करेगा उस पर धन आवेश और जो ग्रहण करेगा उस पर ऋण आवेश। जो त्याग करेगा उस पर धन आवेश, जो ग्रहण करेगा उस पर ऋण आवेश। हमने अगर त्याग किया तो धन आवेश, आपने अगर ग्रहण किया तो ऋण आवेश। अब गौर फरमाइएगा, कहते हैं थेल्स ने, किसने? थेल्स ने पहली बार वस्तुओं को आवेशित करने की प्रक्रिया के बारे में बताया। उसने कहा अगर कांच के टुकड़े को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच का टुकड़ा इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और रेशम का कपड़ा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। और जो त्याग करेगा उस पर धन आवेश और जो ग्रहण करेगा उस पर ऋण आवेश होता है। कहते हैं, गौर फरमाइएगा, ये सब ऑलरेडी आप जानते हैं कि किसी पदार्थ का वह छोटा से छोटा कण, ध्यान दीजिएगा सर, किसी पदार्थ का वह छोटा से छोटा कण जो रासायनिक क्रियाओं में भाग ले सके अथवा रासायनिक क्रियाओं के द्वारा पृथक किया जा सके उसे परमाणु कहते हैं। यह प्रकृति में स्वतंत्र रूप से विद्यमान नहीं रहता या किसी न किसी के साथ अटैच रहता है। क्योंकि सर छोटे छोटे कण होते हैं, ये अलग से विद्यमान नहीं रहते, ये किसी न किसी के साथ अटैच रहते हैं। कहता है यह मुख्यतः प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। किससे किससे मिलकर बना होता है सर? अगर आप परमाणु की बात करिएगा तो परमाणु प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है, जिसमें नाभिक में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और चारों तरफ चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन। ये तो नॉर्मल बातें हैं जो आप ऑलरेडी जानते होंगे। इसी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन को मूल कण कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हमने क्या कहा? इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉन का फ्लो इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रॉन पढ़ने के लिए आपको आवेश पढ़ना होगा, आवेश पढ़ने के लिए आपको परमाणु पढ़ना होगा, अब परमाणु पढ़ने के लिए आपको तत्व पढ़ना होगा। तो जब तत्व के सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं और परमाणु में नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है जिसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन आवेश चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मूल कण या मौलिक कण कहते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मूल कण या मौलिक कण कहते हैं। कहता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को प्रकृति में मूल कण माने जाते हैं। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में विद्यमान रहता है। सब जानता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में होता है और इलेक्ट्रॉन क्या करता है? चक्कर लगाता है। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में विद्यमान रहते हैं, जो परमाणु का केंद्रीय सघन भाग है। ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ये नाभिक में होता है, इसी को केंद्रीय सघन भाग कहते हैं या केंद्र कहते हैं। नाभिक को कहते हैं प्रोटॉन पर प्लस 1.6 × 19 कूलम का आवेश होता है, न्यूट्रॉन आवेशहीन होता है और इलेक्ट्रॉन पर -1.6 × 19 कूलम का आवेश होता है। फिर से समझ लीजिए, कहते हैं तत्व का जो सूक्ष्मतम कण होगा उसे हम परमाणु कहते हैं। परमाणु की अगर बात करोगे तो इसमें 3 कण होते हैं, नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन। ये नाभिक है, इसी को हम केंद्रीय सघन भाग कहते हैं। इसी को हम केंद्रीय क्या कहते हैं? सघन भाग कहते हैं। इसी को हम केंद्रीय सघन भाग कहते हैं और इसी में सर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन। इसके चारों तरफ, सबको गुड मॉर्निंग है सर, फहीम जी, इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन। यही इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है ना, इसी से विद्युत धारा का प्रवाह होता है। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह विद्युत धारा का प्रवाह होता है। लेकिन किस इलेक्ट्रॉन का प्रवाह? हम अगर आप केमिस्ट्री पढ़े होंगे सर तो सबसे बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है, इस सबसे बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है इसी को हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है वही यही इलेक्ट्रॉन लेता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन लेता है। और संयोजी इलेक्ट्रॉन चूंकि मुक्त होता है, चूंकि नाभिक से वो बहुत दूर होता है
और नाभिक से बहुत दूर होने के कारण यह मुक्त होता है, इसलिए इसको हम फ्री इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो आपको कहेगा कि देखिए यहां भी इलेक्ट्रॉन होता है, 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 हर कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं? जो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है। सबसे अधिक ऊर्जा इसी इलेक्ट्रॉन की होती है, क्योंकि अगर आप केमिस्ट्री पढ़े होंगे सर, इधर से इधर जाने पर ऊर्जा बढ़ता है। KLMNOPQ में K की ऊर्जा सबसे कम, उससे LMNOPQ ऐसे ऊर्जा बढ़ते जाता है। फिर से समझिए, कल फिजिक्स हुआ था रात में फिजिक्स हुआ था, क्लास भी अपलोड हो गया। रात में 9 बजे फिजिक्स हुआ था सर। हाँ सर, होगा नहीं, आप सो गए थे क्या मनोज जी? देखिए, नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है अलग अलग कक्षाओं में। जो सबसे बाहरी कक्षा होता है उसके इलेक्ट्रॉन को हम संयोजी इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जो सबसे बाहरी कक्षा होता है उसके इलेक्ट्रॉन को हम संयोजी इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसी के कारण विद्युत धारा का प्रवाह होता है, इसकी ऊर्जा भी सबसे अधिक होती है। और वस्तुओं को आवेशित करने की प्रक्रिया सर्वप्रथम किसने बताई? थेल्स ने। थेल्स ने क्या कहा? जब कांच के टुकड़े को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच का टुकड़ा इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धन आवेशित हो जाएगा और रेशम का कपड़ा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आवेशित कहते हैं। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के चार्ज की अगर बात करोगे तो प्रोटॉन पर तो होता है +1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। न्यूट्रॉन आवेशहीन होता है, न्यूट्रॉन आवेशहीन होता है। और इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है 1.6 -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। देखिए वही लिखा हुआ है, प्रोटॉन पर +1.6 इंटू 10 पावर -19, न्यूट्रॉन आवेशहीन होता है, और इलेक्ट्रॉन पर -1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम, -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। अब मुक्त इलेक्ट्रॉन अभी तुरंत हमने कहा सर, मुक्त इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं? जो सबसे बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन होता है उसी को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा सर, एग्जाम है, एकदम सर खूब मन लगा के पढ़िए, न तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। सबसे थोड़े दिन का कष्ट है सर, यही 2-3-4 महीना में सब एग्जाम हो जाना है, तो सर थोड़ा सा कष्ट उठाइए। सबसे बाह्यतम कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन होगा उसे हम संयोजी इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं, सबसे बाह्यतम कक्षा। और इसी के कारण विद्युत धारा का प्रवाह होता है। कहता है अधिकांश धातुओं के अंतिम कक्षा में, इस सर आप पढ़े होंगे, धातु के अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 1, 2 या 3, मेनली 1, 2। अधिकांश धातुओं के बाह्यतम कक्षा में 1, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसी का सर त्याग हो जाता है तो विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है। कक्षा में केवल 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जब बाह्यतम कक्षा में 1, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसी को सर हम क्या कहते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब कहता है नाभिक से, ध्यान दीजिएगा सर, ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये नाभिक से दूर है कि नजदीक है? नजदीक तो ये है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन तो दूर है। कहता है ये नाभिक से दूर होने के कारण इसकी ऊर्जा अधिक होती है, क्योंकि सर आप अगर पढ़े होंगे तो इधर से इधर जाने पर ऊर्जा बढ़ता है, तो ये नाभिक से दूर होने के कारण इसकी ऊर्जा अधिक होती है, और ये मुक्त होता है। इस पर बहुत कम बल लगता है। क्यों? क्योंकि इस पर जो बल लगता है सर, F बराबर Q1 Q2 बटा R², हम अभी पढ़ाएंगे आपको जस्ट इसके बाद, कूलम्स का नियम ये। तो R का मान बढ़ेगा तो F का मान घटता है, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी F का मान घटेगा। कहते हैं सर कि नाभिक से दूर होने के कारण, किसको कह रहा है नाभिक से दूर होने के कारण? ये मुक्त इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होने के कारण लगभग मुक्त अवस्था में होता है, इसलिए इसे मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही आवेश चालक में एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचता है। किसके कारण सर? मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन तो यहां भी है, इलेक्ट्रॉन तो यहां भी है। मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण विद्युत धारा का प्रवाह होता है। अगर क्वेश्चन तुमको पूछे कि बताओ विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉन के मुक्त इलेक्ट्रॉन, कहेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन। किसके कारण सर? मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण विद्युत धारा का प्रवाह होता है। कहता है ठोस धातु, अब देखिएगा सर, जैसे मान लीजिए कोई ठोस धातु है, मान लीजिए ये एल्युमिनियम है, इसमें जो विद्युत धारा का प्रवाह होगा सर, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह विद्युत धारा का प्रवाह है, लेकिन किस इलेक्ट्रॉन का? तो मुक्त इलेक्ट्रॉन का। इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा,
ठोस धातु में, ठोस धातु में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है उसके कारण विद्युत धारा का प्रवाह होता है। और वैद्युत अपघट्य में अगर हम बात करें, वैद्युत अपघट्य में अगर हम बात करें तो वैद्युत अपघट्य में अगर हम बात करें तो ये आयन के कारण विद्युत धारा का प्रवाह होता है। जैसे आप ले लीजिए, वैद्युत अपघट्य किसे कहते हैं? जिससे विद्युत धारा का प्रवाह हो। वैद्युत अपघट्य उसे कहते हैं जिससे विद्युत धारा का क्या हो? प्रवाह हो। अरे साउंड चैप्टर में शायद पता नहीं क्या बच गया, हम देख लेते हैं सर, करवा देंगे, एकदम टेंशन नहीं लेना। कहते हैं वैद्युत अपघट्य उसे कहते हैं जिससे विद्युत धारा का प्रवाह होता है। वैद्युत अपघट्य उसे कहते हैं जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो मान लीजिए इसमें नमक है और ये नमक जैसे आप दीजिएगा NaCl, ये पानी में Na+ और Cl- में टूट जाएगा। जैसे आप सर इसमें नमक डाल लिएगा, ये Na+ और Cl- में टूटेगा। सबको गुड मॉर्निंग है। जब ये प्लस और माइनस में टूटेगा तो आयन सर दो प्रकार के, आयन दो प्रकार के, एक होता है धन आयन, एक होता है ऋण आयन। तो सर गौर फरमाइएगा, हमने कहा कि वैद्युत अपघट्य में जब से ही, इसका मतलब हुआ जल और नमक। वैद्युत अपघट्य का मतलब हुआ जल और नमक। जैसे इसमें नमक डालिएगा ये प्लस और माइनस में टूटेगा, और प्लस और माइनस बोले तो आयन। कहते हैं वैद्युत अपघट्य में विद्युत धारा का प्रवाह आयन के कारण होता है। ध्यान दीजिएगा, वैद्युत अपघट्य में विद्युत धारा का प्रवाह आयन के कारण होता है, जबकि ठोस वस्तु में या ठोस धातु में विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन। नहीं समझे? हमने आपको कहा कि वैद्युत ये केमिस्ट्री नहीं है सर, ये फिजिक्स ही है। आपको करंट चैप्टर में थोड़ा सा बेसिक बता देते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में। वैद्युत अपघट्य की अगर हम बात करें तो वैद्युत अपघट्य में विद्युत धारा का प्रवाह आयन के कारण होता है, जबकि ठोस वस्तु में विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। गौर फरमाइएगा, ठोस धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त 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 इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, जबकि वैद्युत अपघट्य में विद्युत धारा का प्रवाह आयन के कारण होता है। ध्यान दीजिएगा, ठोस धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, जबकि वैद्युत अपघट्य में धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? आयन के कारण। ठोस धातु के तार में कहेगा विद्युत धारा का प्रवाह तो वैद्युत अपघट्य के कारण, और अगर विद्युत ठोस धातु के तार में कहेगा तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण, अब वैद्युत अपघट्य में कहेगा तो आयन के कारण। क्लियर? अब देखिए सर, अगला है आपका आवेश। देखिए आवेश किसको कहते हैं? सर मान लीजिए कि ये कोई वस्तु है, ये आवेश है। कहिएगा सर कैसे? अगर ये कोई वस्तु है और ये क्या है? आवेश है। ये कोई वस्तु है और ये क्या है सर? आवेश है। हम कैसे मान लें कि ये आवेश है? आवेश का गुण क्या होता है? हम कैसे मान लें कि भैंस है? भैंस है तो भैंस वाला गुण रहेगा। मान लेते हैं ये कोई वस्तु है और ये आवेश है, ये कैसे मान लेंगे? जब ये किसी दूसरे वस्तु को या तो अपनी ओर आकर्षित करेगा या तो अपने से दूर विकर्षित करेगा। ध्यान दीजिएगा, ये वस्तु आवेश है, ये कैसे मान लें? ये तब मानेंगे जब ये किसी दूसरे वस्तु को या तो अपनी ओर आकर्षित करेगा या तो अपने से दूर विकर्षित करेगा। इस वस्तु को हम आवेश तब मानेंगे जब ये किसी दूसरे वस्तु को या तो अपनी ओर आकर्षित करेगा या तो अपने से दूर विकर्षित कर लेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि समान आवेश में जब भी होगा समान आवेश तो यहां विकर्षण होता है, और अगर असमान आवेश होगा तो आकर्षण होता है। अगर समान आवेश होगा तो विकर्षण होगा और समान आवेश होगा तो आकर्षण होगा। समान आवेश
विकर्षण, और समान आवेश आकर्षण। अगर ये आवेश है तो या तो धन आवेश इसको मिलेगा, तो अगर ये धन आवेश है तो विकर्षण कर देगा, ऋण आवेश मिलेगा तो आकर्षण कर देगा। तो कहता है आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह किसी दूसरे पदार्थ को या तो आकर्षित करता है या तो विकर्षित करता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। कहते हैं यह किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण कोई वस्तु वैद्युत आकर्षण या विकर्षण का अनुभव करती है। वैद्युत आकर्षण या विकर्षण अगर होगा तो उसे हम आवेश कहेंगे। अब देखें, आवेश Q बराबर होता है IT। वैसे तो आवेश का SI मात्रक अगर कहोगे आवेश का तो कूलम्ब होता है। अगर आवेश का SI मात्रक कहोगे तो क्या होता है सर? कूलम्ब होता है। कूलम्ब होता है, दैट इज C। लेकिन आवेश का एक और मात्रक होता है Q बराबर Q आवेश है, I धारा है और T समय है। यहां Q सर क्या है? आवेश है। Q बराबर IT आप पढ़े होंगे, I धारा है और T अगर समय है। तो Q का SI मात्रक क्या हो जाएगा सर? I धारा है, T समय है। तो धारा का होता है एम्पियर और समय का हम बताएं सर आपको सेकंड, तो एम्पियर सेकंड हो जाए। ठीक है, देखिए सर मामला ये है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो आपको आना ही चाहिए। अगर ये भी नहीं आ रहा है इसका मतलब ग्रुप डीओ में इस बार नहीं होगा, ये एकदम फिक्स बात है। जिसको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं आता है, अगर नौकरी होगा तो लग रहा है कि तो तू दूसरे भ्रम की दुनिया में जी रहा है। मामला एकदम गड़बड़ होने वाला है। कहते हैं, ध्यान दीजिएगा सर, कि ये जितना ही छोटा सा है, ये हैप्पी बर्थडे वगैरह मनाता है, संजय वंजय सबको ब्लॉक कीजिए, तो सुनने पड़ेगा। चुटाई मुकेश को भी ब्लॉक कीजिए। ये सब यहाँ के बर्थडे मनाता है तो ब्लॉक कीजिए। बबलू इसको भी 3 को ब्लॉक कीजिए। हेमंत इसको भी ब्लॉक कीजिए। ये परी सिंह लड़का बन के लड़की बनती, ये 3 को पहले ब्लॉक कीजिए, सुनने पड़ेगा। दानव सब कहते हैं बर्थडे मनाता है ग्रुप में आके। Q बराबर IT, इसका SI मात्रक, आवेश का SI मात्रक कूलम्ब है, और इसका अगर हम सर SI मात्रक एक और निकाले तो I का एम्पियर है और समय का सेकंड है। गुड मॉर्निंग, तो ध्यान दीजिएगा सर। कहते हैं, क्या कहते हैं, गौर फरमाइएगा। हेलो, मॉर्निंग क्लास में सर करते हैं। हाँ भेज दीजिए। ठीक ठीक, देखिए सर, आवेश का SI मात्रक कूलम्ब है और आवेश का CGS अगर CGS मात्रक की बात करोगे, आवेश का SI मात्रक कूलम्ब है और आवेश का अगर हम CGS मात्रक की बात करें तो CGS मात्रक सर स्टेट कूलम्ब है। ध्यान दीजिएगा, हमने कहा कि आवेश की अगर मात्रक की बात करें, इसमें बड़ा झोल है सर। आवेश का SI मात्रक अगर कहेगा तो कूलम्ब है, आवेश का अगर CGS मात्रक कहेगा स्टेट कूलम्ब है, और आवेश का एक और मात्रक अगर कहोगे तो Q बराबर IT होता है। इस हिसाब से सर एम्पियर इंटू सेकेंड होता है। ये अब पूछने लगा है, Q का ये SI मात्रक ही है, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है सर एम्पियर, और इसका I का होता है विद्युत धारा का एम्पियर, और समय का हो गया सेकंड, तो एम्पियर सेकंड हो गया, एम्पियर सेकंड हो गया। तो सर अगर SI मात्रक कहेगा तो कूलम्ब, CGS मात्रक कहेगा स्टेट कूलम्ब,
और अगर एक और एसआई मात्रक कहेगा तो एम्पियर सेकेंड। दीपक एकदम जानता है, तुम लोग जूते जूता मारने का मन करता है हमको। कौन है दीपका रे? क्या धोखा दे रहे हैं हम? निकालिए तो इसका नंबर। पर जूते जूता मारो, भगाओ छोटे, सबको ब्लॉक कीजिए। 3-4 को है ग्रुप में, झूठ मूठ का ये लोग पढ़ने आता नहीं है। मां कसम, बाबू माई जो है पैदा करके ना रोड पे भेज दिया है। दानव सब लाज शर्म उठा के पी गया है। ब्लॉक कीजिए उसको। ब्लॉक ब्लॉक ब्लॉक, एकदम ब्लॉक कीजिए। ब्लॉक कीजिए, उछरवा ब्लॉक कीजिए। तुम नहीं पढ़ेगा वो, एकदम ब्लॉक कीजिए अभी तुरंत। दानव सब कहीं का, एकदम पढ़ना एक तपस्या है। चला इतना आसान रहता ना, कौवा कुत्ता जो रोड पर घूम रहा है ना वो पढ़ लेता। पढ़ाई एक तपस्या है, तो अभी नहीं समझ में आएगा। जब तू अपने जिंदगी के उस पड़ाव पे जाएगा जहां तुमको इस कलम की जरूरत पड़ेगी, शायद ये तेरे साथ नहीं होगा। और जब ये तेरे साथ नहीं होगा तो सबसे ज्यादा कष्ट तुमको इसी बात का होगा। तुम लोग को शर्म नहीं आता है कि अभी पढ़ा रहे हैं तो पढ़ लो, लास्ट के 5 मिनट अपना डाउट क्लियर कर लेना कि किसको किस बैच में एडमिशन मिला है, किसका टाइम टेबल नहीं आया, वगैरह वगैरह वगैरह। सब दिन हम 5 मिनट रुक के जाते हैं। ब्लॉक कीजिए दीपक को, लास्ट में 427 है इसका कॉन्टैक्ट नंबर। ब्लॉक अभी तुरंत ब्लॉक कीजिए। कोई दीपक सॉरी वॉरी नहीं, ब्लॉक करिए उसको। अभी के बाद क्लास नहीं करेगा, भेजिए उसको टीम को। एकदम दानव सब हो गया। पढ़ेगा कितना मूड बना के आते हैं कि अस्थिर से पढ़ा देंगे, बुझवे नहीं करेगा छोटा सा। एकदम एक लड़का उल्टा करता, ब्लॉक कीजिए इसको। एकदम दिमाग खराब करके रख दिया है ये लोग। कहीं ना कहीं छोटा सब ना संस्कार में गड़बड़ी है, समझा? नहीं तो पढ़ने वाला बच्चा सीधा बोर्ड पे कंसंट्रेट करेगा। कहते हैं इसका ऐसा ही मात्रक कुलम्ब है, इसका सीजीएस मात्रक। हम लास्ट का 5 मिनट से पहले कोई कुछ नहीं बोलेगा कि तुम क्या किया है क्या नहीं किया है। लास्ट का 5 मिनट जिसको डाउट होगा वो रुक के जाएगा। अभी चुपचाप पड़ेगा। एक लड़का नहीं कमेंट्स करेगा कौन बैच लिया, फलना किया, चिलना किया। इसका सीजीएस मात्रक स्ट्रेट कुलम्ब है। और अगर सर हम इसका एक और मात्रक की बात करें तो एम्पियर सेकेंड है। अब गौर फरमाइएगा, हमने कहा आवेश किसको कहते हैं? आवेश कहते हैं जो किसी पदार्थ को अपनी ओर या तो आकर्षित करेगा या विकर्षित करेगा, यह गुण होगा तो वह आवेश है। आवेश का ऐसा ही मात्रक कुलम्ब है। इसका सीजीएस मात्रक स्ट्रेट कुलम्ब है। और इसका एक और मात्रक एम्पियर सेकेंड है। वस्तुओं को आवेशित करने की प्रक्रिया सर्वप्रथम थेल्स ने बताई। थेल्स ने क्या बताया था? जब कांच के टुकड़े को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच का टुकड़ा इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, रेशम का कपड़ा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। और जो त्याग करेगा उस पर धन आवेश, जो ग्रहण करेगा उस पर ऋण आवेश होगा। कहते हैं कि आवेश का ऐसा ही मात्रक कुलम्ब होता है, सीजीएस मात्रक स्ट्रेट कुलम्ब होता है, जिसे सी से प्रदर्शित करते हैं। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। आवेश का एक और मात्रक एम्पियर सेकेंड भी होता है। आवेश के लिए धन और ऋण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था, लेकिन वस्तुओं को आवेशित करने की प्रक्रिया सर्वप्रथम थेल्स ने बताई। धन और ऋण शब्द का प्रयोग बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था, लेकिन जब वस्तुओं को आवेशित करने की जो प्रक्रिया थी वो थेल्स ने बताई थी। वस्तुओं को आवेशित करने की प्रक्रिया सर्वप्रथम थेल्स ने बताया था। थेल्स के अनुसार जब कांच के टुकड़े को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच का टुकड़ा इलेक्ट्रॉन त्याग करने के कारण धन आवेशित हो जाता है, तथा रेशम का कपड़ा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के कारण ऋण आवेशित हो जाता है। और एक लाइन लिख लो सर, विद्युत 2 प्रकार के। ये नया ट्रेंड का एक आध क्वेश्चन ऐसे भी पूछा है। एक होता है अस्थिर विद्युत, और एक होता है सर गतिज विद्युत। पढ़ाई जब करोगे न चला, पढ़ाई वो ड्रग्स है जिसके बाद कुछ नहीं सोचता है। ड्रग्स से भी ज्यादा नशीला होता है ज्ञान। एक बार लेको तो देखो। डायमेंशन सर नहीं पूछेगा आपको, एकदम टेंशन नहीं लेना। कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, अस्थिर विद्युत और गतिज विद्युत। अस्थिर विद्युत की अगर हम बात करें, इसमें जितना रगड़ वाला है ना या घर्षण वाला है ना, ये सब अस्थिर विद्युत है।
और गतिज विद्युत की अगर हम बात करें, या इसमें हम डीसी अब ये भी कह सकते हैं, या इसमें आप बैटरी भी कह सकते हैं, इस सब स्थिर विद्युत। गतिज विद्युत की बात करें पोल पर या एसी सप्लाई, ये गतिज विद्युत है। इसको कहीं पर सर लिख लीजिए। लिखें? आप कितना स्लो पढ़ाएं रिदानव, अभी तक मैं 38 मिनट में तुमको हम 12 लाइन पढ़ाए हैं। लिखा? अस्थिर विद्युत और गतिज विद्युत फास्ट रहने का रहता, सब पढ़े हुए नहीं करते, खत्म कहानी दानव कहीं। देखो अब मेरा पूरा नाम पूछता है कि पढ़ेगा स्थिर विद्युत या रगड़ या घर्षण या डीसी बैटरी, गतिज विद्युत में पोल पर या एसी। तुम देखो अभी तक हम तुमको कै गो लाइन पढ़ाए हैं 38 मिनट में, कहता है एक एक 2 पॉइंट पढ़ाए हैं, 3 4 5 6 पॉइंट पढ़ाए हैं, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 को पॉइंट पढ़ाए हैं तुमको हम 38 मिनट में, यानी 40 मिनट में। तब भी तुमको लगता है फास्ट, इसका मतलब तो हर ग्रुप डी में जाना तय है। आई सब तुम जानता है ऑलरेडी, परमाणु नहीं जानता है, नहीं जानता है तो क्या कर रहा है। अब एग्जाम के 15 दिन बचा है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं जानता है, नहीं जानता तो की कर रहा है तू। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता है तुम नहीं जानता है। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है तुम नहीं जानता है। प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है तुम नहीं जानता है। -1.6 × 10⁻⁹ कूलम। आवेश का ऐसा ही मतलब कूलम होता है नहीं जानता, नहीं जानता तो लगता है कि नौकरी हो जाएगा। इट इज इम्पॉसिबल। अरे दानव कहते हैं इसके अनुसार Q बराबर Ne होता है। Q क्या है सर, ध्यान दीजिएगा, थेल्स के अनुसार, थेल्स चर्चा के अनुसार Q बराबर Ne होता है। Q क्या है सर, उत्पन्न आवेश है। N क्या है, त्याग या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या है, और E इलेक्ट्रॉन का आवेश। इसका सवाल सर पूछा था, आपको यह सवाल बनाना चाहिए। ये तो हम कूलॉम के नियम में आ गए, इसका लेकिन सवाल पूछा था सर। क्या पूछा था, लिखिएगा, एक सवाल लिखिएगा। वैसे आगे है ये सवाल आपका थ्योरी में। कहते हैं 1 कूलॉम का आवेश उत्पन्न करने के लिए त्याग या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो। ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। ये क्वेश्चन सर इस बार पूछा था, 1 कूलम आवेश उत्पन्न करने के लिए त्याग या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। सर कोई बोलता है ना कि फास्ट पढ़ा रहे हैं, बड़ा दुख होता है, बहुत दुख होता है। आप सोच के देखिए, 99 रुपए हम आपसे लिए हैं और एक भी लाइन नहीं छोड़े हैं, A to Z लाइन पढ़ा। अब आपको सर अगर तत्व का सुखविंदम कण परमाणु और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता है, वो फास्ट लगता है, आप कैसे जिंदगी में आगे बढ़िएगा सर, ये आपको खुद डिसाइड करना होगा। वो तो खुद समझ में नहीं आता है। इसलिए सर आप थोड़ा सा वर्कआउट कीजिए। जिनको ये इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वो वर्कआउट करना पड़ेगा। 1 कूलम आवेश उत्पन्न करने के लिए त्याग और ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। तो सर आपको क्वेश्चन में दे दिया है Q बराबर 1 कूलम। त्याग या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या मतलब N मांग रहा है। N होता है, आप गौर से देखिएगा, Q उत्पन्न आवेश है, N त्याग या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या है, और E इलेक्ट्रॉन का आवेश। N त्याग या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या है और E इलेक्ट्रॉन का आवेश है। अब ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉन का आवेश आपको पता है 1.6, माइनस लगा सकते हैं, लेकिन हमको यूनिट खाली क्वांटिटी चाहिए, 10⁻⁻19 कूलम। इस सर आपको ऑलरेडी पता है कि E इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। अब यहां से आप सर वैल्यू निकाल लीजिए, फॉर्मूला लगा दीजिए, N निकल जाएगा, Q इज इक्वल टू Ne।
n इज इक्वल टू क्यू बाई ई। क्यू हो गया 1 बटा 1.6 इंटू 10⁻⁹। इसको हम ऊपर भेज देते हैं, ये आ जाएगा ऊपर, ये पॉइंट उड़ेगा तो 10, ये 19 है, ये 19 है सर, तो इसको आप ले लीजिए 10 10⁻⁹ है। 10e-19 को बटा 16 है, इसको हम ऊपर ले जाके 10⁻⁹ लिख सकते हैं। देखिए किस फॉर्म में आंसर रहता है उसी फॉर्म में आपको ले जाना होगा। तो n बराबर की अगर हम बात करें, n बराबर q बाई ई, q के जगह पर हम 1 रखे हैं, चूंकि 1 है तो पॉइंट बटा e का मान 1.6 10⁻⁹, पॉइंट उड़ा यहां 10 हो गया। अब -19 जो है ऊपर जाके 10⁻⁹ हो गया, इसमें से एक जीरो इसको दे दीजिए, ये हो जाएगा 100 बटा 16 गुना 10⁻⁹। n इज इक्वल टू हो जाएगा 6.2 इंटू 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन त्याग्य ग्रहण करेगा। रुक 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 रुक, एकदम आराम से सर। अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा कि 1 कूलम्ब आवेश, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा था, हमको याद है कि एक लड़की आई थी क्वेश्चन लेकर के कि सर ये क्वेश्चन जो है मेरा डायरेक्ट सेटे में था, डायरेक्ट वैल्यू हम मार दिए बिना बने ले, तो सर इसका वैल्यू डायरेक्ट याद रखिए, ज्यादा बेहतर है, और खूब पूछता है हरदम। सर यहां 1 कूलम्ब देगा। 1 कूलम्ब आवेश उत्पन्न करने के लिए त्याग या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो हमको Q बराबर 1 कूलम्ब मिल गया। इलेक्ट्रॉन पर का चार्ज 1.6 10⁻⁹ कूलम्ब है। n बराबर व्हाट, तो Q बराबर होता है Ne, n बराबर हो गया Q बाई ई। Q का मान हो गया 1 बटा 1.6 पॉइंट उड़ा तो 0, 10 बटा 16 इंटू 10⁻⁹। n का मान अगर हम करें तो इसको हम 18 करना पड़ेगा। वेरी गुड, इसको हमको 18 करना होगा, चूंकि 1 जीरो हम यहां ले लिए हैं। 1 जीरो 19 का 1 जीरो यहां दिए थे, 100 हो गया, ये हो गया चला 100 बटा 16 इंटू 10⁻⁸, ये हो जाएगा 6.2 इंटू 10⁻⁹, यानी त्याग या ग्रहण की, सॉरी 18, इट्स 18 ना, 1 जीरो ले लिए हैं, ये 18, 6.2 इंटू 10⁻⁸, आंसर। वेरी गुड। अब देखिए सर, तो इस पर ये सवाल आपको पूछेगा, अगर आप नहीं लिखे हैं तो सर एक बार लिख लीजिए जल्दी से। ये आपका सवाल पूछता है, 10⁻⁸ होगा सर। हाँ, इट्स माय मिस्टेक, ये ना वही बात, बच्चा जब टीचर का मिस्टेक सर पकड़ने लगा, इसका मतलब बच्चा सिंसियरली पढ़ रहा है, कुछ कुछ दानव होता है। कूलॉम का नियम की बात करते हैं सर। व्हाट इज कूलॉम का नियम? कूलॉम का नियम की अगर बात करोगे सर, तो कूलॉम कहते हैं, जैसे न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था, याद कीजिए न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम था कि ये m1 है और ये m2 है, और एक दूसरे के बीच की दूरी r है, तो इनके बीच लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल था वो उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होगा। सर कहते हैं न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम था कि दो अलग अलग द्रव्यमान के बीच की जो अगर r दूरी हो, इनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल इनके द्रव्यमानों के गुणनफल का समानुपाती था इनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती। याद है? F बराबर G m1 m2 बटा r², वो सब कह याद रहेगा। दानव पढ़िए सर, बहुत गुस्सा आता है एक शिक्षक को, तब गुस्सा आता है जब उसके छात्र पढ़ते नहीं है। अगर यहां खाली द्रव्यमान के जगह पर आवेश कर दिए, यहां सर द्रव्यमान के जगह पर अगर हम आवेश कर देते हैं, आवेश कर देंगे तो इनका जो सर लगने वाला आकर्षण बल होगा वो इनके द्रव्यमान के गुणनफल का समानुपाती, सेम टू सेम, और इनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। कहते हैं ये न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम है, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम है, और ये कूलॉम का नियम है आवेश के लिए। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि कूलॉम का नियम किस नियम के समान है, तो कहेंगे न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के समान है। अब ध्यान दीजिएगा,
अगर हम सिर्फ इस नियम की बात करते हैं और ये दोनों को मिला के लिखते हैं कूलॉम के नियम में, F समानुपाती Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। जब समानुपाती का चिन्ह हटा देते हैं सर, जब समानुपाती का चिन्ह हटा देते हैं तो ये हो जाएगा F समान बराबर के कांस्टेंट आएगा Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। तो भी हम सर ठीक कर देते हैं। जब दोनों को मिला के लिखिएगा तो F समानुपाती Q1 Q2 बाय R स्क्वायर हो जाएगा, और समानुपाती का चिन्ह हटाइए, कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। ये K जो होता है सर, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। ये K जो है सर, जो कांस्टेंट, हम फिर से समझा देंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। एप्सिलॉन नॉट क्या है? ये तो कांस्टेंट है। एप्सिलॉन नॉट को निर्वात की परम विद्युतशीलता कहते हैं। निर्वात की परम विद्युतशीलता कहते हैं। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 ये वैल्यू होता है। अब अगर इसका यूनिट निकालना चाहते हैं तो कुछ इस कदर निकलेगा कि F बराबर होता है K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। यहां से अगर हम F बराबर K का वैल्यू पुट करते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, चूंकि K का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहां से सर अगर एप्सिलॉन नॉट को हम सेपरेट करते हैं, ये हो जाएगा FR स्क्वायर इंटू 4 पाई बटा Q1 Q2। देखिए, ये अगर हम एप्सिलॉन नॉट को अलग करते हैं तो एप्सिलॉन नॉट इधर आ जाएगा। देखिए, ये एप्सिलॉन नॉट इधर चला आएगा तो क्या हो जाएगा Q1 Q2, F नीचे चल जाएगा, ये हो जाएगा 4 पाई R स्क्वायर इंटू F। देखिए, कुछ नहीं किया, ये एप्सिलॉन नॉट को यहां लाए और ये F को यहां लेके चल गया। ये क्या हो जाएगा बताइए? Q1 Q2 हो गया, तो Q1 Q2 हो गया तो कूलॉम स्क्वायर हो गया। अब 4 पाई का कोई यूनिट होता नहीं, R दूरी है। R क्या है सर? दूरी। ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और F बल है तो ये हो गया न्यूटन। कूलॉम स्क्वायर बटा मीटर स्क्वायर इंटू न्यूटन, ये हो जाएगा सर एप्सिलॉन नॉट का यूनिट। अब फिर से हम समझाएंगे सर, आराम से समझने की कोशिश कीजिएगा। निर्वात मतलब वैक्यूम होता है सर। वेरी गुड। पढ़ाई का जो सुख है ना सर, जब जॉब लगेगा तब आपको लगेगा कि जिंदगी में जो आपने पढ़ा उससे अच्छा सही काम कुछ नहीं है इस धरती पे, कुछ भी नहीं। ये सर पढ़िए, कूलॉम का नियम कहता है कि अगर दो आवेश एक दूसरे से r दूरी पर हो तो उनके बीच लगने वाला जो वैद्युताकर्षण बल है वो उनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होगा। और जब इन दोनों को मिला के लिखते हैं तो कहते हैं F समानुपाती Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। K का जो वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। एप्सिलॉन नॉट निर्वात की परम विद्युतशीलता है। इसका वैल्यू 8.85 × 10⁻12 होता है। जब इसका वैल्यू K का वैल्यू आप रखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट को सेपरेट करके इसका यूनिट निकालते हैं तो कूलम इंटू कूलम, कूलम स्क्वायर, R मीटर स्क्वायर, F न्यूटन हो जाएगा। और जब खाली K का वैल्यू आप निकालते हैं तो K का वैल्यू होता है 9 × 10⁻9 मीटर स्क्वायर न्यूटन बटा कूलम स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान दीजिए। दीपक जी को कॉल कीजिए, देखिए इसका क्या मामला है। कहता है कूलॉम का नियम। आप दीपक जी अपना कॉलिंग नंबर दे दीजिए। अगर कोई दो आवेश Q1 और Q2 एक दूसरे से r दूरी पर हो और उनके बीच कार्य करने वाला वैद्युत आकर्षण बल उनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। उनके आवेशों के दूरी के गुणनफल, आवेशों के गुणनफल का समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात F समानुपाती होता है Q1 Q2
और एफ व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/r²। 1 और 2 को जब मिलाइएगा तो समानुपाती Q1 Q2 बटा r² हो जाएगा। समानुपाती का चिन्ह हटाइएगा तो कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट K आएगा, K Q1 Q2 बटा r², और K का वैल्यू होता है 1/4πε0। और जब किधर गया, K का वैल्यू हो गया 1/4πε0, यहां तक सेम है, Q1 Q2 बटा 1/r²। 1 और 2 को मिलाए दोनों, Q1 Q2 बटा r², समानुपाती हटाए कांस्टेंट आया, K का वैल्यू 1/4πε0। तो यहां जब K का वैल्यू 1/4πε0 देंगे तो F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटा r² हो गया। एप्सिलॉन नॉट निर्वात की परम विद्युतशीलता है। एप्सिलॉन नॉट का जो यूनिट होता है सर 8.85 × 10⁻12 कूलम्ब स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर, या F/m कह सकता है। इसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं, ये यूनिट अब हम लोग नहीं पढ़ते हैं। और K का वैल्यू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम्ब स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा सर, कहते हैं इस सूत्र के द्वारा चुंबकीय ध्रुवों के बीच भी बल ज्ञात किया जाता है, लेकिन इस सर हम आगे बताएंगे जब चुंबक में जाएंगे तब। अब ध्यान दीजिएगा सर, फिर से हम पढ़ा देते हैं इसको एकदम आराम से, लेकिन सर सीखने की कोशिश कीजिए। सैटरडे को नहीं सर, 8 से 10 दिन लगेंगे आने में। दीपक जी, आलोक जी, 8 से 10 दिन इंडियन पोस्ट से जाता है तो लगता है। वैसे कुरियर सर गांव गांव में नहीं जाता, इसलिए हम लोग कुरियर से नहीं भेज सकते, और कुरियर वाला सर 120 रुपया चार्ज भी करता है, और इंडियन पोस्ट से आपको 25 से 26 रुपए में पहुंच पाता है, और वो गांव तक जाता है। एक भी कुरियर वाला सर नहीं पहुंचाता है गांव तक, इसीलिए हम लोग कुरियर से नहीं भेज पाते हैं। इसलिए बुक में 8 से 10 दिन लगेगा। हम लोग तो सर भेज ही देते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको दिक्कत होगा तो सर आपको कॉल करके आपका ट्रैकिंग आईडी दे दिया जाएगा। सब अपना अपना, जिसका इसका प्रॉब्लम है सर आप अपना अपना नंबर भेज दीजिए, हम सबको कॉल करवा के प्रॉब्लम सॉल्व करवा देंगे। लेकिन को किया नहीं, पढ़िए, एक एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। कहते हैं कूलम्ब का नियम क्या कहता है? कूलम्ब का नियम कहता है चला कि अगर दो आवेश, कल से हम रूल बना रहे हैं कि कोई भी बच्चा सर क्लास के दौरान अगर कमेंट्स करता है तो उसकी आईडी को कमेंट्स नहीं करने योग्य बना दी जाएगी। इसलिए सर ऐसा ना करें, पढ़ाने में बहुत डिस्टरबेंस होता है, चला माथा एकदम खराब हो जाता है, कुछ से कुछ। सब अपना अपना, जिसको इसको प्रॉब्लम हो ना, वो अपना सिर्फ कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए सर, हम आपको कॉल करके कॉलिंग टीम से 5-10 को रहता है, को किया आते रहता है, सॉल्व करवा देंगे। कूलम्ब का नियम की अगर हम बात करें, दो आवेश एक दूसरे से Q1 Q2 r दूरी पर हो तो इनके बीच लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण विद्युत आकर्षण बल होगा, ये इनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और इनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। F समानुपाती Q1 Q2 बटा r², समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे कांस्टेंट आएगा, Q1 Q2 बटा r²। K का वैल्यू 1/4πε0 होता है। K निर्वात की परम विद्युतशीलता है, इसका वैल्यू 8.85 × 10⁻12 होता है। और जब K का वैल्यू 1/4πε0 आप रखते हैं तो और इसका यूनिट निकालते हैं तो ε0 उधर जाएगा, तो यूनिट आ जाएगा कूलम्ब स्क्वायर बटा मीटर स्क्वायर इंटू न्यूटन, और K का वैल्यू आएगा 9 × 10⁻9 मीटर स्क्वायर न्यूटन बटा कूलम्ब स्क्वायर, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो आप सर कोशिश कीजिए कि, अब देखिए फिर से हम बताते हैं, तत्व के सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं। परमाणु में 3 चीजें होती है, क्या क्या होती है सर? एक नाभिक होता है परमाणु में, और नाभिक में सर क्या क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगाते हैं उसमें सबसे बाह्यतम कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन होता है इसे मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसके कारण विद्युत धारा का प्रवाह होता है ठोस में। वैद्युत अपघट्ट में विद्युत धारा का प्रवाह जो होता है सर वो आयन के कारण होता है, प्लस और माइनस के कारण। सबसे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन ने धन और ऋण शब्द का प्रयोग किया। थेल्स ने वस्तुओं को आवेशित किया, कहता था जो त्याग करेगा उस पर धन आवेश, जो ग्रहण करेगा उस पर ऋण आवेश। और ये जो रगड़ की प्रक्रिया है ये स्थैतिक विद्युत है, अब पोल पर जो करंट जाता है वो गतिज विद्युत। ठीक है, उसके बाद हमने कहा कि आवेश इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, -1.6 × 10⁻19, प्रोटॉन पर +1.6 × 10⁻19, और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा कि अगर दो आवेश एक दूसरे से r दूरी पर हो तो उनके बीच लगने वाला वैद्युत आकर्षण बल वही आवेशों के गुणनफल का समानुपाती, बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, ε0 का वैल्यू 8.85 × 10⁻12 होता है, और K का वैल्यू 9 × 10⁻9 होता है। यही ना हम लोग पढ़े हैं।
इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता है। सर कहेगा विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के कारण होता है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण, तो कहेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। लेकिन वैद्युत अपघट्य में कहेगा तो कहेंगे आयन के कारण। आयन मतलब धन और ऋण दोनों के कारण। ठीक है, तो आज की कार्रवाई, जो भी लोग हैं सर, एमडी जफर का कोर्स कल ही एक्टिवेट हो गया था। अब जो भी लोग हैं सर अपना अपना नंबर छोड़ दीजिए, हम कमेंट सेक्शन ऑन रखते हैं, सबको कॉल चला जाएगा। जिसको जिसको अगर कोर्स से रिगार्डिंग कोई कोर्स में प्रॉब्लम हो गई है, सारा बुक से रिगार्डिंग प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम तो होगा ही सर 100%। अगर काम कर रहे हैं लाखों में तो हजारों में प्रॉब्लम होंगे ही। आप सर नंबर अपना अपना छोड़िए, मेरी टेक्निकल टीम बैठी हुई है, आपको सर कॉल कर ले। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जल्दी जल्दी सर आप लोग अपना अपना नंबर छोड़ दीजिए, सबका टेक्निकल टीम कॉल कर रही है, 1 घंटे में सबका प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। केमिस्ट्री शाम में 4 बजे। बिहार पुलिस की केमिस्ट्री अभी स्टार्ट नहीं हुई है, बिहार पुलिस में सिर्फ फिजिक्स चल रहे हैं। एकदम सारे लोग सर अपना अपना दुखड़ा सुना सकते हैं। और 10 मिनट बाद सर बिहार पुलिस की बायोलॉजी स्टार्ट होगी। थैंक यू वेरी मच। ग्रुप डी का टाइम टेबल सर दे दिया जाएगा, आज हम कम्युनिटी में भी लगा देंगे और एक वीडियो भी बना देंगे। थैंक यू वेरी मच।